हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के लिए पेपर कोड 109 जो है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, इसका ये थ्योरी पार्ट, ये चौथा पार्ट है थ्योरी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको मिस ना करें। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा में सार्वभौमिकरण। तो सार्वभौमिकरण किसे कहते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो। यानी एक निश्चित एज तक, एक निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो, उसे ही सार्वभौमिकरण शिक्षा कहते हैं। देखते हैं एस चक्रवर्ती ने क्या कहा है शिक्षा में सार्वभौमिकरण के बारे में। तो इन्होंने कहा है एस चक्रवर्ती ने, सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता, ये किसने कहा था? एस चक्रवर्ती ने। अब देखते हैं जेपी नायक ने क्या कहा था शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में। उन्होंने कहा था, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने की आवश्यकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के रूप में एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 45 में, इसको याद कर लीजिएगा, किसमें? अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 45 में। अब देखते हैं सार्वभौमिकता की निम्न 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं। पहला है सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, दूसरा है नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, तीसरा है शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। ये तीनों कौन सी हैं? तो सार्वभौमिकता की समस्याएं हैं। अब अगला देखते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, महत्व कौन से हैं। तो देखते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या है। यानी एक निश्चित स्तर तक अगर सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलता है तो सबको लाभ होगा। तो उसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन का उद्देश्य, यानी सबको शिक्षा प्राप्त हो, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य है। दूसरा है बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, तीसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य, चौथा है नैतिक तथा चारित्रिक विकास का उद्देश्य, पांचवा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, छठा है सामाजिक कुशलता का विकास, अगला है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य तथा जीविकोपार्जन का उद्देश्य। ये सारे क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य हैं। यानी अगर शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है तो इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, संसाधन कक्ष। यानी संसाधन कक्ष किसे कहा जाता है? तो संसाधन कक्ष एक अलग सेटिंग है या एक अलग कक्षा है जहाँ एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम एक छात्र को दिया जा सकता है। तो संसाधन कक्ष संसाधन एक कक्षा होता है जहाँ विशेष शिक्षा दी जाती है, एक बच्चे को एक विशेष शिक्षा दी जाती है, उसे संसाधन कक्ष कहा जाता है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से एक या छोटे समूह में विकलांगता होती है, जिसमें जो उन सामान्य बालक नहीं होते हैं उनके लिए ये स्पेशल होता है। अब देखते हैं संसाधन कक्ष की आवश्यकता क्या है। तो संसाधन कक्ष उन छात्रों के लिए है जो विशेष शिक्षा सेवाओं की अर्हता प्राप्त करते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है संसाधन कक्ष। देख लेते हैं संसाधन कक्ष के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य देखते हैं, व्यक्तिगत और नवाचारी शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों की अंतर्निहित क्षमता को बाहर निकालना। यानी नवाचारी शिक्षण, उसमें नए नए शिक्षण की विधियाँ लागू करेंगे तो उसके अनुसार बच्चे के अंदर जो भी क्षमता है उसे बाहर निकालने में मदद मिलेगा। अगला पॉइंट है अधिगम की कठिनाइयों को जल्द पहचान कर उसका आकलन करना। यानी उसको अगर आप छोटे समूह में किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप अच्छे से उसको जान सकते हैं कि किस बच्चे को कौन सी कठिनाइयाँ हैं और आप उसका कठिनाइयों को आकलन करके उसका इलाज कर सकते हैं। अगला देखते हैं कौशल योजना का विकास किया जाता है, उसमें अलग अलग कौशल सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है सभी विषयों के सभी पाठों के लिए व्यक्तिगत रूप से सहायता भी मिलती है। यानी आप अगर एक बालक हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से भी सहायता मिलती है, और अगर छोटे समूह में हैं तो उसमें आपको अच्छी तरीके से सहायता मिल सकती है, बजाय कि ये स्कूल में जो नॉर्मल क्लास होता है उसके। अब देख लेते हैं बाधाएं क्या क्या हैं।
संसाधन कक्ष के तो प्रधानाध्यापक और स्कूल प्रबंधन की समस्या है, शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या है तथा नियमित शिक्षकों का नज़रिया यानी जो रेगुलर टीचर होते हैं उन लोगों का नज़रियों की समस्या है, उन लोग के सोच की समस्या है। अगला देखते हैं शिक्षक यानी संसाधन कक्ष में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो संसाधन कक्ष में शिक्षक अपने सीखने की क्षमता को अधिकतम करने के लिए एवं छात्रों को विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी दिशा निर्देश तैयार करना होता है। कौन कौन से संसाधन कक्ष में शिक्षक अपने सीखने की क्षमता को अधिकतम करने के लिए एवं छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी दिशा निर्देश तैयार करना होता है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। संसाधन कक्ष के शिक्षक बच्चे के नियमित कक्षा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी जो संसाधन कक्ष के स्पेशल जो टीचर होते हैं वो जो रेगुलर क्लास में जो बच्चे हैं उनके टीचर या उनके माता पिता से सहायता लेकर उनकी कठिनाइयों का इलाज करते हैं या फिर उनको सहायता प्रदान होती है इससे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।